अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहज़ेब अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। आपको बताएं कि 4 दिन में दूसरी इमारत गिर गई। कराची के इलाके लियारी में 2 मंजिला इमारत ढह गई, 2 लाशें निकाल ली गई, 10 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद अफराद दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि बराबर की इमारत में भी क्रैक पड़ गए हैं। आपको बताएं 4 दिन में दूसरी इमारत गिर गई है। लियारी कोयला गोदाम के करीब इमारत ज़मीन बोस हो गई है। हादसे में 2 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जबकि अब तक की इतलात के मुताबिक 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, अब भी जारी है। आपको बताते चलें 4 दिन में कराची में दूसरी इमारत गिर गई है। कराची के इलाके लियारी में 2 मंजिला इमारत ढह गई, 2 लाशें निकाल ली गई हैं, 10 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बताया यह जा रहा है कि मजीद अफराद दबे होने का खदशा भी है। बराबर की इमारत में भी क्रैक पड़ गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे साउद बिन मुर्तज़ा। साउद बताइएगा रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है और मजीद अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो तकरीबन 600 गज की इमारत थी, जिसमें से तकरीबन 200 से ज़ायद का गज की जो हिस्सा है वो गिरा है। बताया जा रहा है कि साथ में प्लॉट था, उस पर शावल और मशीनरी इस्तेमाल की गई, हैवी मशीनरी, जिसके वजह से इस पर ज़ोर पड़ा और ये हिस्सा जो है गिर गया। इसमें 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 11 से ज़ायद ज़ख्मियों को यहाँ से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया है। रेस्क्यू काम का कहना है कि अब किसी के अफराद के मलबे के तले दबे होने की इतला नहीं है, लेकिन पुलिस, रेंजर्स और जो दीगर इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जो यहाँ पे जो ज़मीन और प्लॉट के जो मालिक हैं उन्होंने भी बताया कि जो शावल चलाया जा रहा था, मशीनरी चलाई जा रही थी, उसको मना भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो चलाई गई, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इसमें मलबे तले अब कोई दबा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर पहुँची हैं, डीसी साउथ भी यहाँ पर पहुँचे और जो इस वाक़े को जो है चेक किया जा रहा है। 4 रोज़ में दूसरा वाक़या है। लियारी बिहार कॉलोनी का इलाका है, जिसमें ये इमारत का कुछ हिस्सा कह सकते हैं कि गिरा है। इसमें जो अफराद रहते थे वो बताया जा रहा है। सऊद, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रही है। हमें ज्वाइन किया है DG SBC अशफाक दावर साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, 4 दिन में ये दूसरी इमारत गिर गई है। कराची का इलाका है लियारी, जहाँ 2 मंजिला इमारत ढह गई है और इलाका मकीनों के मुताबिक गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल एक इमारत तामीर की जा रही थी, जिसके शाल चलने की वजह से ये इमारत गिरी है और इसकी बुनियादें मखदूश हो गई। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ऑनलाइन लिया है। एक्चुअली देखें, कराची में इस वक्त आबादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कच्ची आबादियाँ, बेतहाशा अनप्लान्ड कच्ची आबादियाँ वजूद में आ रही हैं और इत्तेफाक की बात है 3 से 4 दिन पहले मैंने हुकूमत के आला अहदेदारान को यही शिकायत की थी कि साहब ये इलीगल जो इंक्रोचमेंट हो रही है इसको काबू किया जाए मुतल्लिका इदारों के जाने से, क्योंकि जब कोई हादसा हो जाता है सारा बलबा बिल्डिंग कंट्रोल के शोल्डर पे आ जाता है। एक कच्ची आबादी कोयला गोदाम का इलाका कहलाता है लियारी का। यहाँ पे ग्राउंड +1 स्टोरी मकान बना हुआ था, जो ऊपर टेयर गार्डर्स में बना हुआ था, कच्चा मकान था। बराबर में ये शावल लेके किसी ने खुदाई शुरू की थी और जिसकी वजह से शावल हिट हुआ है और ये मकान गिर गया है। ऊपर लेबर रहती थी, नीचे पर उनका गोडाउन था। बहरहाल आप देखें ना, ओवरनाइट, बल्कि ओवरनाइट भी ना कहें, चंद घंटों का ये बदअमली थी जिससे इसका हादसा हुआ है। इस हवाले से मैं रिक्वेस्ट बार बार सबसे कर रहा हूँ और हम लोग। अच्छा अशफाक साहब, आप ये कह रहे हैं कि मलबा हमारे ऊपर डाला जा रहा है, लेकिन इलीगल इंक्रोचमेंट को रोकना भी आपका काम है। नहीं, तो अगर ऐसे बिल्डिंग्स गिरती रहेंगी। देखें, एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट 2010 के तहत तमाम इंक्रोचमेंट रिमूवल लैंड ओइंग एजेंसी की जिम्मेदारी है। SBCA का इंक्रोचमेंट रिमूवल से कोई ताल्लुक नहीं है। बात है उसकी प्लांट कंस्ट्रक्शन हो रही हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो, तो उसको हम देखते हैं कच्ची स्ट्रक्चर थी। एंटी इंक्रोचमेंट सेल जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अप्रूव किया 2010 के तहत, इसके तहत लैंड ओइंग एजेंसी पक्की जिम्मेदारी है कि अपने एरिया को देखें और वहाँ पे इंक्रोचमेंट रोकें। अच्छा सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है और एंटी इंक्रोचमेंट वालों का काम है कि ये रोका जाए, इसकी रोकथाम की जाए, लेकिन ओवरऑल फिर ये किस तरीके से इस्टेब्लिश होगा कि कितनी मंजिला इमारत बननी चाहिए? कच्ची आबादियां हैं, वहाँ पर मकान है, एक मकान ऑलरेडी जो है वो कच्ची आबादी है और उसके ऊपर एक कच्चा मकान तामीर हुआ है, जैसे कि आप बता रहे हैं, और फिर इस तरह बराबर वाले मकान में तामीर होना, तो इससे तो काफ़ी नुकसान होता है। तो नुकसान होता है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, इनकार इससे नहीं है। इंसानी जान है, इसकी ये बहुत कीमती इंसानी जान होती है। इसके तहफ़्फ़ुज़ का हम सबको मिलकर ख्याल करना है और हुकूमत सिंध जिसमें मुकम्मल तौर पर मुसलसल तौर पर वर्किंग कर रही है, डे नाइट वर्किंग कर रहे हैं। जब से मैंने चार्ज लिया, मुझे 1 महीना चार्ज हुआ है, लेकिन लगता है ये शायद सालों का काम 1 महीने में कर रहा हूँ।
इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तमाम इदारे, तमाम एजेंसियां एक पेज पे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ना कोई करप्शन होनी चाहिए। और आप भी इसी शहर में रहते हैं, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि कितनी बेहतरी हुई है। 12 ये हादसा हुए हैं, इसमें कहीं वजह ये होती है हैवी रेन फॉल हुई जिससे पानी जमा हुआ, वहाँ फाउंडेशन वीक हो गई। देखिए हर बिल्डिंग जो है ना साउंड नहीं होती, कच्ची आबादियाँ। ठीक है, कितनी बेहतरी हो रही है ये नज़र आना चाहिए, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि 4 दिन में दूसरी इमारत गिर गई है कराची के इलाके लियारी में। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सऊद बिन मुर्तज़ा। सऊद, आप ये बताएगा कि वहाँ के रिहायशी कितने अफराद इस बिल्डिंग में, इस घर में रिहाइश पजीर थे? कुछ तफसीलात मिली इस हवाले से? देखें, ये काफ़ी बड़ी जगह थी और इसमें जो अफराद रिहाइश पजीर थे वो सारा मज़दूर तबका था, मर्द थे सिर्फ। और ये मुख्तलिफ जो है सिर्फ मज़दूरी के लिए यहाँ पर आते थे जो कराची में, और वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, सब किराए पर रहते थे। नीचे जो है खाली गोदाम बना हुआ था। जो मालिक हैं उनका ये बताना है कि बड़ी तादाद में इसमें जो है मर्द हज़रात जो है रिहाइश पजीर थे, लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त जब गिरे हैं तो उसमें कम थे लोग, सिर्फ 12 ही अफराद इसमें बताया जा रहा है ज़ख्मी हुए, जिसमें 2 अफराद जाँ बाग भी हुए हैं, उनको यहाँ से मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू का जो अमला है वो अभी भी यहाँ पर तलाश कर रहा है कि अगर मलबे तले कोई दबा हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब तक ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि यहाँ पर कोई दबा हुआ हो या कोई अंदर मौजूद हो। जो सामान है उसको भी निकाला जा रहा है। तंग गलियां हैं, कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएंगे, काफ़ी कंजस्टेड ये जगह है। और ये जो इमारत है ऊपर, ये इसी का हिस्सा है जो गिर चुकी है। अब इसको जो मलबा है उसको भी यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम्स की जो रज़ाकार हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रेंजर्स और पुलिस जो है आगे जाने नहीं दे रही, क्योंकि जो हिस्सा गिरा है इमारत का, उसके साथ का जो हिस्सा है वो भी काफ़ी डैमेज हो गया है। वो गिरा नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त वो गिर सकता है, जिस पर इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँची और इसके हवाले से जो है तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद आपका। और ज़मीन बोस होने वाली इमारत के मालिक का कहना है कि साथ वाले प्लॉट पर हैवी मशीनरी से काम शुरू होते ही इमारत गिर गई। इमारत गिरने के बाद मशीन का ड्राइवर भाग निकला। बराबर में प्लाट बनता पड़े, वो मशीन शेवल लेकर आया, जो छोटा बच्चा चला रहा था। हालांकि मैंने मना भी किया था इनको, बोला नहीं भाई हम कुछ हुआ तो हम बना के देंगे। हम बोले बनाने की बात नहीं, ऊपर बंदे रहते। तो अभी मैं घर पे सोया हुआ था कि ऐसा मशीन वाला तो भाग गया, छोटा बच्चा चला रहा था, शावल मशीन। ये बस नीचे गोदाम था, सिंगल था, फर्स्ट है, ऊपर छड़े रह रहे थे। कराची में इमारतें गिरने के पै दर पै वाकयात ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गफलत को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। सिर्फ 6 माह में कराची में 5 रिहायशी इमारतें गिरने से कई अफराद लुक़मा अजल बन चुके। हालिया इमारतें गिरने के हादसात पर ये रिपोर्ट देखिए। इमारतें या रेत की दीवारें, कराची में एक के बाद एक इमारत गिरने के वाकयात। कई शहरी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। 5 मार्च को रिजविया सोसाइटी में सिर्फ 40 गज के प्लॉट पर तामीर 6 मंजिला इमारत गिरने से 25 अफराद की जान चली गई। 7 जून को लियारी के इलाके नयाबाद में 5 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। इमारत में 40 फ्लैट थे। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद मौत की आगोश में चले गए। कुरंगी अल्लाह टाउन में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। हादसात होते हैं, इंतजामिया हरकत में आती है और फिर ये जा वो जा। शहर में गैर कानूनी तामीरात के जंगल ने SBC की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। गैर कानूनी इमारतों के नक्शे कैसे मंजूर हो जाते हैं? कम गुंजाइश पर बुलंदोबाला इमारतें कैसे बन जाती हैं? जब कोई इमारत खस्ता हाल होती है तो SBC इमारत को खतरनाक करार देकर इमारत खाली करने का नोटिस लगाकर सो जाती है। शहरियों का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत से बिल्डर माफिया को खुली छूट मिलती है और वो जहां चाहते हैं इमारतें बना देते हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लियारी में रिहायशी इमारत गिरने का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि SBCA की नाअहली की वजह से शहरियों की जानें महफूज नहीं है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का लियारी में जो रिहायशी इमारत गिरने का है उस पर नोटिस लिया है और गवर्नर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब किया है और उनको तकरीबन चंद दिन दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर इस रिपोर्ट का जवाब दिया जाए और कमिश्नर कराची को फौरी इमदादी कार्रवाई का अहकाम जारी किए हैं। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को की नाअहली की वजह से। जी ठीक है, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लियारी में इमारत गिरने का नोटिस ले लिया है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़े और आपको बताएं, CCPO लाहौर उमर शेख की करियर में 7 बार कारकर्दगी रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट ने मुतनाज़ा बयान देने वाले अफसर का पोल खोल दिया है। अदालत ने उमर शेख की तरक्की न मिलने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। CCPO लाहौर उमर शेख वही जो मोटरवे ज्यादती केस के बाद मुजरमों को ढूंढने के बजाय उल्टा ये कहते रहे कि खातून वहां गई ही क्यों थी। मौसूफ सरकारी कागजों में खराब कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का रिकॉर्ड तो यही कहता है। उमर शेख ने ग्रेड 21 में तरक्की न मिलने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। प्रमोशन से मुतल्लिक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानबदारी पर सवालात उठाए तो अपनी जगह तरक्की पाने वाले एडिशनल IG राय ताहिर नवाज पर भी इल्जाम लगाए कि वो तो सानह सहवाल के जिम्मेदार थे और मुर्तजा भुट्टो के इसमें भी मुलविस। लेकिन जवाब में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनकी कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। उमर शेख की कारकर्दगी 2015 में आउटस्टैंडिंग से कम होकर मास गुड के दर्जे तक आ गई। मजबूरी तौर पर 7 रिपोर्ट्स में उनकी कारकर्दगी सवाल पसीर पाई गई, इसलिए उनकी तरक्की लेने के लिए दायर की गई दरखास्त खारिज की जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। CCPO लाहौर को बड़े चाव से लाया गया, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान पर तनकीद के बाद उमर शेख मंजर से ही गायब हो गए। हाई प्रोफाइल केस पर वजीर आला की जेर सदारत इजलास भी हुआ, जिससे वो गैर हाजिर रहे। आला सतह की कमेटी ने जाए वकू का दौरा किया तो वहाँ भी नजर नहीं आए। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। तरीके से पहुंचते हैं यहाँ पे बारसूख लोग जिनके वसाइल हैं, कानून उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। वो कानून को पामाल करें, उनकी दौलत, उनका असर और रसूख जो है वो उनको प्रोटेक्ट करता है, वो इनको इंसुलेट करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वातीन ने कल IG साहब से मुलाकात की इसी वाक़े के लिए, और यहाँ भी कचहरी के बाहर जो है हमारी ख्वातीन ने और वकला भी उनके साथ थे, उन्होंने एक अलामती मुजाहरा किया। नेशनल असेंबली में हमने तरीके इल्तवा, एक रेजोल्यूशन और कॉल अटेंशन नोटिस के ज़रिए कल बहस जो है वो इनवाइट की हुई है कि इस वाक़े पे बहस हो, ताकि जिन लोगों ने हमें वोट दिए हुए हैं, जिन लोगों ने हमें मुंतखब किया हुआ है, उनको ये एहसास हो कि हम उनके मसाइल, खुसूसन इतने गंभीर किस्म के, खौफनाक किस्म के मसाइल जो हैं, वो जो रेलेवेंट फोरम है जहाँ पे आवाम की आवाज़ जो है वो सुनाई देनी चाहिए, वहाँ पे आवाज़ उठाई जानी चाहिए, वहाँ पे उनकी आवाज़ उठाई जा रही है और सारा पाकिस्तान जो है उसको सुन रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कल भरपूर अपना फ़र्ज़ जो है, अपना किरदार जो है असेंबली में इस मामले के ऊपर अदा करेगी। मुल्ज़मान की शिनाख्त के बावजूद पकड़े नहीं गए, इस तरह के वाक़यात पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। समा के साथ रहिए। कंट्रोल लाइन पर भारत की इश्तियाल अंगेजी बदस्तूर जारी है। दुश्मन फोर्सेस की ततापानी और रकचक्री सेक्टर में सिविल आबादी पर फायरिंग, 11 साला बच्ची शहीद और 2 बच्चों समेत 4 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने ततापानी और रकचक्री सेक्टर में सिविल आबादी पर भारी हथियारों से गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 11 साला बच्ची शहीद और 4 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों में 75 साला खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय मोर्चों को निशाना बनाया। और दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज कहते हैं कि भारत जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है ताकि पाकिस्तान मुश्तइल होकर जवाब दे और वह पाकिस्तान पर हमले में पहल करने का इल्जाम लगाकर जंग छेड़ सके। ये मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी और इसकी जो है ना जंगी जुनून, ये इंतहा से बढ़ गया है। ये पागल हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही है। अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए मजलूम कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को ये शहीद कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान को प्रोवोक करें, पाकिस्तान ओवर रिएक्ट करे और ये दुनिया को बताएंगे देखें पाकिस्तान ने पहली पहल की और अब हम लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया को बता दिया कि इंडिया फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है।
इंडिया ये सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है, हम पीस का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन हमारी अमन के पैगाम को हमारी कमजोरी मत समझो, हम इसका जवाब पता से देंगे। तो लद्दाख में जो मार पड़ी है ना, वो ये जख्म चाट रहे हैं और उसका बदला ये पाकिस्तान में लेते हैं। बट पाकिस्तान की फौज इनसे अगर ये एक शहीद करते हैं, हमारा मिलके 8 शहीद। तो बताएं कि मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी कराची में हरकत कल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गए। करीबी रफ़का के मुताबिक नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी। 40 से ज़ायद तसानीफ के मालिक अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को गुज़िश्ता रात तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी 1944 में भारत के शहर लखनऊ में पैदा हुए। उन्होंने हुसैनाबाद स्कूल से मैट्रिक और गवर्नमेंट जुबली कॉलेज से इंटर की तालीम मुकम्मल करने के बाद ग्रेजुएशन की सनद शिया कॉलेज लखनऊ से हासिल की। ज़मीर अख्तर नकवी ने 1967 में नकल मकानी करके पाकिस्तान के शहर कराची में सकूनत इख्तियार की। शायरी और उर्दू अदब समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी का खासा रहे। इस पर ही मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से, जो इस वक्त अंचोली की मरकजी इमाम बारगाह में मौजूद हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए शाहज़ेब और सबा, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अंचोली इमाम बारगाह के बाहर, और यहाँ पर मारूफ आलिम-ए-दीन और स्कॉलर अल्लामा ज़मीर नकवी का जो है वो नमाज जनाजा बताया जाता है, बाद नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी। इस वक्त इमाम बारगाह में जो है वो उनके चाहने वालों की आमद का सिलसिला जारी है, और जो रुफ़का हैं उनके और जो करीबी रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर उनकी आमद का सिलसिला जारी है, और काफ़ी जो है वो गम से नढाल हैं, क्योंकि ज़मीर नकवी जो है वो अपने मुनफरिद अंदाज़े बयान की वजह से लोगों में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, और मुल्क भर में जो है उन्होंने बेपनाह मकबूलियत हासिल की, जिसकी वजह से मुल्क भर से ही कहा जा रहा है कि उनके जो चाहने वाले उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि उनके कुछ रिश्तेदार हैं जो कि बैरून मुल्क में जो है वो मुंतकिल हैं, जिसकी वजह से वो उनके लिए जो बाद नमाज मगरिबैन नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया, ताकि वो यहाँ पर आ जाएँ और नमाज जनाजा में शिरकत हासिल कर सकें। जी ठीक है सलमान, अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज जेल में कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने उन्हें जल्द अस्पताल मुंतकिल करने और कौम से सेहतियाबी की दुआओं की अपील की है। हमजा शहबाज से कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की इतला पार्टी रहनुमा अता तारर ने अपने ट्वीट के जरिए दी। शहबाज शरीफ ने भी अपने ट्वीट में कहा कि उनके बेटे को जेल में कोरोना हो गया है। मुशर्रफ दौर में नैब मुकदमात का डट कर मुकाबला करने के बाद हमजा अब नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का जुर्रतमंदी से सामना कर रहा है। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि हमजा शहबाज नैब न्याजी अंधेर नगरी चौपट राज के सामने डटा हुआ है, लेकिन बदतरीन सियासी इंतकाम भी उनके आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग और रमज़ान शुगर मिल्स केस में जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, समा के साथ रहिए। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा, फी यूनिट बिजली की कीमत 17 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई। फैसलाबाद टेक्सटाइल सनतकार फिर से मुश्किल में पड़ गए हैं। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल अहाद से। जी अब्दुल अहाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस साल 2020 सनतों के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर गया है। जो बिजली पहले टेक्सटाइल सनतों को दी जाती थी तकरीबन 17 रुपये फी यूनिट के हिसाब से, इस वक्त जो है वो 20 रुपये फी यूनिट के हिसाब से जो है वो फ्राहम की जाएगी। 20 जून के बाद से सनतकार जो है वो इस कशमकश के अंदर थे कि बिजली की कीमतों के अंदर कितना इजाफा होगा। 7.5 सेंट जो रिलीफ दिया गया था वो अब ख़त्म हो चुका है, जबकि अब बिजली की कीमत जो है वो 9 सेंट तक जा पहुँची है। तो जितनी भी टेक्सटाइल सनतें हैं वो इस हवाले से सनतकार जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं कि एकदम जो है वो बिजली की कीमतों के अंदर 2.5 से 3 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है फी यूनिट में, और अब जो है वो मुश्किलात पैदा होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बिजली की कॉस्ट जैसे ही ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर भी इजाफा होगा, और मार्केट के अंदर भी कपड़े की कीमत के अंदर इजाफा होगा। तो सनतकार इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, रॉ मटीरियल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और अब बिजली की कीमतों के अंदर इजाफा जो है वो उनके लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। ठीक है अब्दुल अहाद, आपका शुक्रिया। और कराची में 6 माह बाद बचत बाजार खोल दिए गए। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त मौजूद हैं गुलशन इकबाल के इतवार बाजार में, उनसे जानते हैं। जी खुर्शीद, इतवार बाजार में क्या सूरत हाल है और क्या कहना है खरीदारों और बाजार इंतजामिया का? मैं इस वक्त गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के इतवार बाजार में मौजूद हूँ।
यहाँ अभी भी 40% एरिया ऐसा है जो गंदे पानी की वजह से जहाँ पर अभी स्टॉल नहीं लग सके हैं। वाज़ेह है कि यहाँ पे 750 से ज़्यादा स्टॉल लगा करते थे आम दिनों में, लेकिन कोविड की वजह से जिस तरह कराची के तमाम बचत बाज़ार बंद कर दिए गए थे, ये भी बंद कर दिया गया था। यहाँ आने वाले ग्राहक भी बहुत खुश हैं। उनका ये कहना है कि चलो कम से कम 6 महीने बाद सही, लेकिन अब उनको यहाँ पर एक आसानी के साथ एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब होंगी। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इस तरह से भी एक लिहाज से ख़राब हम कह सकते हैं कि इस ग्राउंड का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर पानी जमा था, कीचड़ है और उसकी भराई करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर स्टॉल होल्डर जो हैं अपने अपने स्टॉल लगा सकें। जी खुर्शीद आलम अपडेट करें, आपका शुक्रिया। स्वात में बसारत से महरूम अफराद को अपने पाँव पर खड़ा करके मुफीद शहरी बनाने के लिए तरबियती सेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन जी। अपडेट कीजिए जी। क़ुव्वत बसारत से महरूम अफराद को मुआशरे के मुफीद शहरी बनाने के लिए पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की जानिब से मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन रखे गए हैं और बिंगोरा के इलाके रहीमाबाद में बाकायदा एक दफ्तर कायम किया गया है जहाँ पे बसारत से महरूम अफराद को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी सिखाई जा रही है। अभी तक तो मैंने यही सीखा है कि मैं भी ये पर्स बना रहा हूँ आपके सामने, और कंप्यूटर में बहुत कुछ सीखा है मैंने। आगे मेरा इरादा भी यही है कि जिस तरह हमारे बारे में एक मशहूर बात है कि आप भीख मांगते हैं, बहुत अफसोस से मैं कहता हूँ, हम चाहते हैं कि हम इससे अपना कारोबार शुरू करें और एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारें। जी, आपने बात सुनी, ये बासलाहियत नौजवान है और इसका ये कहना है कि वो इसलिए यहाँ पे आए हैं और मुख्तलिफ हुनर सीख रही हैं, कंप्यूटर सीख रही हैं ताकि मुआशरे में जाकर मुफीद शहरी भी बन सके, किसी के आगे हाथ न फैलाएं, अपना कारोबार शुरू कर सके और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।